नमस्कार। परीक्षा आइडिया से मैं दिलीप कुमार उत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में यूपीएससी ने ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर की वैकेंसीज डिक्लेयर की हैं। इस वैकेंसीज को परीक्षा आइडिया अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर से, जो कि बहुत अच्छे विगत वर्षों में काफी अच्छे रिजल्ट दे चुका है, आप सभी को आमंत्रित करता है कि इन सभी पदों के लिए हम लोग इसकी तैयारी कराते हैं और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि परीक्षा आइडिया का जो विगत वर्षों का जो रिकॉर्ड है सिलेक्शन का, इन पदों के लिए वह काफी बेहतर है। आप इनकी एप्लीकेशन पर जाकर के, इसकी वेबसाइट पे जाकर के इसको चेक भी कर सकते हैं। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सरकार का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर से अभिप्राय है जहां पर प्राइवेट और सरकारी, जो सरकार के नियमों के तहत काम करते हैं, यह ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का यह प्रबंधन का कार्य करता है, जैसे पेंशन योजना एम्प्लॉइज का, जैसे बचत योजना और जैसे बीमा योजना। इस तरह की बहुत यह मुख्य कार्य है। इस तरह के ईपीएफओ एक ऐसा प्रबंधन करता है कि लोगों के जीवन में उनके बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए काम हो सके। ये तो ईपीएफओ है। क्योंकि परीक्षा आइडिया कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि मुखर्जी नगर में स्थित है, आप इस पर जाकर के देख सकते हैं कि इसके पिछले विगत वर्षों के जो भी रिजल्ट है वह आपको वहां मिल जाएंगे। और 15 अगस्त 2025 यानी कि अभी 2-1 दिनों बाद 15 अगस्त के मौके पर परीक्षा आइडिया 50% का 50% का एक डिस्काउंट दे रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो फ्रीडम सेल के नाम से दिया गया है 50%। इसकी फीस वगैरह आपको अभी बता दी जाएगी। ऑनलाइन भी है ये काम, टीचिंग, और ऑफलाइन भी है। तो परीक्षा आइडिया 15 अगस्त के इस मौके पर 50% का डिस्काउंट ऑफर करता है। और 3.5 महीने का यह बैच है, यानी कि जो बैच होगा शुरू, देखिए जो बैच शुरू हो रहा है वह 3.5 महीने का है। और इसका जो 3.5 महीने का देखिएगा ड्यूरेशन जो है, जी, कोर्स जो स्टार्ट है परीक्षा आइडिया से जो हो रहा है वह ईपीएफओ का 2025 का जो बैच लॉन्च करने हम जा रहे हैं, वह उसका कोर्स का जो स्टार्ट है 11 अगस्त 2025 से। आज ये है, शुरू कर दिया है हमने इसका उद्घाटन। और इसका जो ड्यूरेशन है वह 3.5 महीने का यह बैच है। जो ये बैच शुरू होगा 3.5 महीने के लिए है। और इसके 2 आवर्स पर डे, पूरे 2 घंटे हर दिन इस पर कोचिंग पर दिए जाएंगे। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं परीक्षा आइडिया के इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, देखिए 3.5 महीने का कोर्स है। मंडे टू सैटरडे इसकी क्लासेस होंगी, शेड्यूल क्लासेस मंडे टू सैटरडे है। और इसमें क्या क्या जोड़ा है इसको हमको देखना होगा। जैसे इसमें लाइव
इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस हैं इसके अंतर्गत, मॉक टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हैं हम लोग, और डेडिकेटेड मेंटरशिप एंड डाउट सेशन है। मेंटरशिप से अभिप्राय है यहाँ पर पर्सनलाइज ट्रेनिंग मेंटरशिप दी जाती है। इसके अंदर जो कैंडिडेट अभ्यर्थी whosoever is interested to interact personally, the institute arranges one-on-one mentorship also. So there is another facility is given by the institute is expert faculty guidance। हमारे पास सभी मॉड्यूल के, जिस तरह का मॉड्यूल हम इस सिलेबस के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे देंगे, उसके साथ अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स डेडिकेटेड है। यह डेडिकेटेड मेंबर्स अपने अपने फील्ड के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी टीचर्स हैं। वह आपको अपनी सेवाएं दे सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के साथ जी। और इसके कोर्स की जो फीस रखी गई है संस्थान ने जो कोर्स रखी है, ऑफलाइन इसकी जो फीस है देखिएगा 6,000, ऑफलाइन की 6,000 और ऑनलाइन की जो इसकी फीस है 2,500 ओनली। तो यह एक फीस का मॉड्यूल अभी आपके स्क्रीन पर है और इसका जो एड्रेस है परीक्षा आइडिया मुखर्जी नगर से यह इंस्टीट्यूट कोचिंग रन करता है। देखिए परीक्षा आइडिया क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए, इसके पीछे एक हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि इसके जो सिलेबस है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो सिलेबस है वह बहुत थोड़ा सा यूपीएससी के अंतर्गत वह डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ आता है, जिसके मुख्य विषय है इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, ये मुख्य विषय हैं, जनरल इंग्लिश। इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिसके अंतर्गत हमको डेडिकेटेड फैकल्टी इस पर हमको मुहैया होती है। तो यह 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी इसको चाहते हैं वह संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट जो हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं वह है, देखिए चूंकि मैं एक इकोनॉमिक्स का फैकल्टी मेंबर हूं, मैं जैसा कि मैंने कहा मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार उत्तम है। मैं पिछले काफी वर्षों से काफी अनुभव रखता हूं। यूपीएससी के बच्चों को मैं अर्थव्यवस्था के बारे में काफी समय से, कई सालों से पढ़ा रहा हूं और मेरे इस अनुभव के माध्यम से हमने देखा है कि बच्चों के अंदर बहुत आत्मविश्वास खड़ा हुआ और साथ साथ हमने ये भी देखा कि बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ वह इस इकोनॉमी के ज्ञान से उनके सिलेक्शन में इजाफा हुआ। तो पिछले बहुत कई वर्षों का जो अनुभव है वह बच्चों के काम आता है। जैसा कि अभी हम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी, जैसा कि मैं आपके सामने सिलेबस लेकर के आया हूं इकोनॉमी का। इकोनॉमी क्या है इसको हम समझेंगे पहले। इसका जो मॉड्यूल है यह है ईपीएफओ में, यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अधिक वेटेज मिलता है, जैसा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मिलता है, लेबर लॉस को मिलता है। इसी प्रकार इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था के सिलेबस को भी मिलता है। हम स्क्रीन पर आपके सामने लेकर के आए हैं कि बहुत सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उसके अंतर्गत हमें यह देखना होगा कि किस तरह से इन कंसेप्ट को समझ करके किस तरह के फैक्ट को हम सामने ला करके ट्रेंडिंग सिस्टम के साथ अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि कंसेप्चुअली हमको अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का ज्ञान होना चाहिए। वी शुड नो the knowledge of economy as well to get through this examination. So there is a lot of important topics are there on the screen through which
we could understand their concepts and the fact of related topics. तो अभी हम इस पर बात करते हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी का देखिएगा, इंडियन इकोनॉमी के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे इंडियन इकोनॉमी का हम बात करते हैं, इसकी अभी ये देखिएगा, इकोनॉमी की हम बात करते हैं। देखिएगा, अर्थव्यवस्था हमको समझना होगा, यह अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी बेसिकली। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेके आपके पास है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें यह देखना होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है। हमको कंसेप्चुअली अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से हमको समझ करके आगे बढ़ना होगा, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक वृद्धि और विकास, अर्थव्यवस्था। सबसे पहला बड़ा सवाल आता है कि अक्सर हमने देखा है कि लोगों को इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के अंदर कंफ्यूजन खड़े होते देखा गया। ये इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे कि बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इस तरह से बात कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक वृद्धि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और विकास बोलते हैं डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नोन टू बी क्वांटिटेटिव, यानी कि यह एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंसेप्ट क्या है, इसको अभी हम समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति जो किसी भी एक देश में रहता है, वह अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है। उसकी जो नीड्स होती है, उसकी जो आवश्यकताएं होती है, वह अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं करता है। द पर्सन whosoever is living in a country, in a place, he or she works economic activities. In lieu of that economic activities, they get paid. When they have a money, they go to the market and buy the goods and services to satisfy their needs. तो हमने क्या समझा कि किसी भी देश के जो लोग होते हैं, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रियाएं कर रहे होते हैं। उन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से उनको पैसा मिलता है। जब उनको पैसा मिलता है, मनी मिलती है, तो वे लोग मार्केट में जाते हैं, और जब मार्केट में जाते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, उनसे उनके जीवन में जो विकास होता है, जो उनकी ग्रोथ होती है, वह उनकी आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से होती है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन बीइंग्स दैट इट इज वाइस वर्सा कम टू द नेशन एज वेल। यानी कि राष्ट्र को भी, किसी भी अर्थव्यवस्था को, वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि अब हम इसकी डेफिनेशन को अगर हम समझें, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमी को, देखिए, इकोनॉमी बेसिकली लोगों को इस टर्म को, इस शब्दावली को खींचती है अपनी ओर। क्यों खींचती है? क्योंकि लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करनी होती है। हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेस, संसाधन जो है लिमिटेड है, और हमारी जो वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वह अनलिमिटेड है। तो चूंकि संसाधन लिमिटेड है और हमारी डिजायर्स अनलिमिटेड है, तो वहां से इंसान चूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। यानी कि उसको चॉइस करनी होती है। जब चॉइस करनी होती है तो उसको मंथन करना होता है, उसको कोशिश करनी होती है, उसको कोई ना कोई आर्थिक क्रिया करनी पड़ती है।
उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बदले में जो उसको पैसा मिलता है वह मार्केट से जाके अपनी चीजों को खरीद के अपने आप को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अपनी संतुष्टि करता है अपने नीड्स की। लोगों का यही संतुष्टि वाला जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, यह एक देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके विकास के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। यानी कि पहले विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट है जो किसी भी देश के लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बताता है, उसके इंस्टीट्यूशंस के बारे में सुविधाएं बताता है, और यहाँ तक कि उनके जीवन स्तर में बेहतरी आए। एक देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम से ही, डेवलपमेंट के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इस प्रकार वृद्धि की हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स when the multiple institutions, when the multiple goods and services are come into existence as a quantity, means जब किसी भी देश के अंदर कोई भी चीजें आ रही है, बढ़ रही है, तो वह जो वृद्धि होती है, वह क्वांटिटी जो बढ़ती है, क्वांटिटी कहाँ बढ़ती है? इन ऑल सेक्टर्स। हम सभी जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं, जो लोग काम करते हैं, वह प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, और साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी काम करते हैं। यूँ तो और बहुत सेक्टर है, लेकिन ये मुख्य सेक्टर हम इस पर बात करते हैं। तो सभी सेक्टर्स में जब लोग काम करते हैं, तो इससे जो देश का जो विकास होता है, उस विकास के साथ जब क्वांटिटी बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको वृद्धि के रूप में जाना जाता है। तो हमने जो बात की कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, अभी हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि इसकी जो डेफिनेशन है निकल के आती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट आवर डिस्कशन द वी डिड अभी इन ए वाइल, उस बेसिस पर हम इकोनॉमी की एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। डेफिनेशन तैयार करने के लिए क्या हमको समझना होगा कि लोगों की जो आवश्यकता है, जो उनकी नीड्स है, वह पूरी करनी होती है जब लोग कुछ ना कुछ आर्थिक क्रिया करते हैं। When the people do some economic activities, they get paid in lieu of that their activities. जो पैसा वो उनके पास आता है, कहाँ काम करते हैं लोग? डिफरेंट सेक्टर्स में, जिनकी जितनी कौशल होता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वैटरनरी सेक्टर, क्यूएनरी सेक्टर, ये बहुत सेक्टर्स हैं जहां लोग काम करते हैं। जब लोग काम करते हैं तो उसके अंतर्गत हमने देखा है कि प्रोडक्शन होता है लोगों द्वारा, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कंजम्पशन होता है। ये बेसिक चीज हम समझें, यानी कि सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि लोग अपने देश की कम्युनिटी को साथ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में संलिप्त हैं, जो संलग्न हैं, जो those people are engaged in economic activities, गवर्नमेंट उसको क्या करती है? एक एरिया के अंदर, एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर इसको विकास की ओर ले जाती है, देश को और लोगों को, और उनकी वृद्धि होती है देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम से। यानी कि डेफिनेशन क्या निकल के आती है इकोनॉमी की? इकोनॉमी की डेफिनेशन इस प्रकार भी कही जा सकती है, it is taken to be structural changes of an economy. It is taken to be structural changes of an economy in terms of, देखिएगा, with more mechanized, updated technology to increase labor, productivity, employment, and standard of living of the country. So
जहां लोग प्रोडक्शन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, साथ ही देश के दूसरे जो यूनिट्स हैं वह डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का, और फिर देश के वही लोग जो एक एरिया के अंदर रहते हैं, वह एक जियोग्राफिकल एरिया में जहां पर लोग एक देश होता है उसके साथ वह उपभोग करते हैं उन चीजों का, तो वह इकोनॉमी के अंतर्गत कहा जा सकता है। तो अभी हमने समझा कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है। अब ये इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसे सिद्धांत है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो बिहेवियर देखा जाता है लोगों का, क्या लोगों का बिहेवियर देखा जाता है? वह लोग प्रोडक्शन करते हैं, सभी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और साथ ही कंजप्शन होता है। उस दौरान जो लोगों की एक्टिविटीज, जो उनका बिहेवियर है, जो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, उनके बिहेवियर को पढ़ना समझना यह अर्थशास्त्रियों का काम है। देश की अर्थनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके माध्यम से सिद्धांत प्रिंसिपल खड़े किए जाते हैं, और इन प्रिंसिपल्स को जो अप्लाई किया जाता है वह प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं एक अर्थव्यवस्था में। यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सिद्धांत है, इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पीपल, those who are engaged in production, distribution, consumption and other activities, other economic activities। यह एक प्रिंसिपल जब सामने आ जाता है तो उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है एक जियोग्राफिकल एरिया में, एक प्लेस पर, लाइक इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। ये सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां पर प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है, जहां पर वह चीजें घटती हैं। तो ये हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती हैं, दो शाखाएं होती हैं, वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स और अनदर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वह देश के एज अ होल, पूरे देश की जो प्रॉब्लम होती है, चूंकि संसाधन सीमित है, because the resources are limited, so that the government tries to find out the major issues of the people। लोगों की क्या आवश्यकता है, देश के कौन से सेक्टर में ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है। प्राइमरी सेक्टर में, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर में बहुत लोग एंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड एलाइड सर्विसेज में। यहाँ पर सरकार उस डाटा को, उस बिहेवियर को समझ करके एक्शन लेती है। प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर और दूसरे सेक्टर भी। तो इस प्रकार जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बिहेवियर पढ़ा जाता है, जो चीजें समझी जाती हैं, जैसे नेशनल इनकम, जैसे पॉवर्टी, फिस्कल पॉलिसी, जैसे मनी एंड बैंकिंग, इसी प्रकार जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, लोगों की आवश्यकता को प्रभावित करती है, वह मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सब्जेक्ट का जरिया होता है, पढ़ा जाता है। और यह अर्थशास्त्रियों का काम है, यह देश की नीति निर्माताओं का काम है कि इकोनॉमिक्स के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं उस पर अपने कैसे निर्णय देते हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था को समझकर। जी, और जहां तक बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक डिमांड और पूर्ति का जो बिहेवियर होता है मार्केट्स का, वह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के दोनों कॉम्बिनेशन से इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के द्वारा जो लोगों को जीवन को प्रभावित करते हैं, वह सिद्धांत अर्थव्यवस्था में, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है, वह प्लेस, वह जगह जहां हर सेक्टर्स में लोग काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में यह नियम वहां लागू होते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अभी हम बात करते हैं थर्ड,
यूज एंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स। देखिए इसका जो हम अनुवाद है जो हिंदी में, वो राइट साइड में हम देख रहे होंगे आप लोग। संसाधनों का उपयोग और हस्तांतरण, वितरणात्मक और उसके प्रभाव। यह जो यूज एंड ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स है, यह क्या है? देखिए इसको समझते हैं। यूज ऑफ ट्रांसफर रिसोर्सेज, यानी कि सभी हम जानते हैं कि रिसोर्सेज किसी भी देश में लिमिटेड होते हैं, और हाउस होल्ड्स के पास भी, गृहस्थ के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। When the resources are limited in a country, in some geographical area, of course, the resources are limited. That is why the government takes pain to make the wise decision out of available resources. Government tries to make the optimal decisions, optimal use of that limited resources. यानी कि सीमित संसाधनों का जो अधिक से अधिक ऑप्टिमल, जो किफायती तरीके से फैसला किया जाता है, वह देश के अर्थव्यवस्था को जरूरतों के हिसाब से और इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल, सिद्धांतों के अनुसार जब नीति निर्माता किसी देश के फैसला करते हैं, तो वह देखते हैं कि रिसोर्सेस को कहाँ ट्रांसफर किया जाए, किस प्रकार उनका संसाधनों का उपयोग किया जाए। हम इसका एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हम भारतवर्ष की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था में हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार हमारे देश की ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर है। प्राइमरी सेक्टर, जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, वह प्राकृतिक संसाधन जो कुदरत से, जो नेचर से मिले हैं। तो भारतवर्ष में जो कुदरती, जो नेचुरल संसाधन हमको मिले हैं, प्राकृतिक संसाधन मिले हैं, वह हम जानते हैं कि बहुत हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोग खेती में, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एलाइड सर्विसेज है, एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हैं, उस पर ज्यादातर लोग इंगेज्ड हैं। फिर उसके बाद वह नेचुरल रिसोर्सेस, जब एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, वह जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में वह मैन्युफैक्चर होता है, उसका प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को आगे टर्शियरी सेक्टर के माध्यम से उसकी सेवाएं, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें डिसीजन जो लिए जाते हैं, वह टर्शियरी सेक्टर का जो एक इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कौशल, जो स्किल्ड ऑफिशियल्स होते हैं, लेबर होते हैं, वह सब लेते हैं, इसके अंदर डिसीजन लेते हैं। तो इस प्रकार जो अवेलेबल रिसोर्सेज है हर एक देश में, हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी लिमिटेड संसाधन है, उनका सही किफायती तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि रिसोर्सेज को ट्रांसफर करना लोगों की जरूरतों के अनुसार। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड सर्विसेज में बहुत लोग अभी भी एंगेज्ड हैं। तो उनको सरकार किस तरह से रिसोर्सेज देने हैं, किस तरह की उनको सुविधाएं मुहैया करानी है, यह सरकार के अर्थशास्त्री और अर्थनीति बनाने वालों के, ये उनके फैसलों पर निर्भर करता है। और साथ ही उसका डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट क्या होता है, जब संसाधनों का उपयोग, उसका हस्तांतरण होने के बाद जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उसका एक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब इकोनॉमिक्स के नियमों के अनुसार समझा जाता है, और ताकि बेहतर फैसले, डिसीजन लिए जा सके एक देश की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए। तो इस तरह से हमने भी पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स क्या है, इसके यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स क्या है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। जैसा कि हमने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी सरकार की वह क्षमता है जो
किफायती तरीके से लिए जाते हैं फैसले सरकार के। जैसा कि मैंने कहा आपको कि संसाधन रिसोर्सेस लिमिटेड है, सरकार उसको एक ऑप्टिमल डिसीजन लेती है और वह किस क्षेत्र में ज्यादा सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेस का, संसाधनों का, यह सरकार लोगों की जरूरतों के अनुसार अपना फैसला निर्णय लेती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कौन सी पॉलिसी बनाई जाती है? पॉलिसी जैसा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमने कहा कि ये एक ऐसा इश्यू है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए लिया जाता है, यानी कि द इश्यू एंड द प्रॉब्लम एज अ होल ऑफ एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था का एक वृहद, एक बड़े रूप में जो प्रॉब्लम्स है उसकी जो पॉलिसी बनाई जाती है वह सरकार लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए और संसाधनों की लिमिटेशंस देखते हुए सरकार उस पर फैसला करती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी में सरकार देखती है कि लोगों की जो कमर्शियल एक्टिविटीज है, यानी कि इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किसी एक मार्केट में किस तरह का डिमांड है वस्तु और सेवाओं का, उसकी सप्लाई कैसी है, यानी कि जब लोग अपना व्यवहार किसी भी चीज को पाने के लिए करते हैं, अपनी नीड्स के लिए कोशिश करते हैं, तो उस मार्केट में सप्लाई भी बनाने वाले भी उसी हिसाब से मार्केट के अंदर आ जाते हैं। सवाल यह है कि डिमांड और सप्लाई का जो ये बिहेवियर है लोगों का, यह दर्शाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम जानते हैं जो मेजर 4 यूनिट काम है इसकी काम करती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यह चारों लोग किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में हमेशा अपनी सेवाएं देते हैं और उस प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो डिमांड आती है, यह वही 4 फैक्टर हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड क्या करती है? जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बनती है तो किसी जमीन पर बनती है, उस बिल्डिंग में बनती है, उसके साथ वहां पर उसकी और भी मशीनरी वगैरह उसके साथ लगाई जाती है ताकि लैंड का इस्तेमाल हो सके बनाने में। उसके बाद नंबर आता है लेबर का। जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है तो उसको बनाने वाले लोग ही होते हैं, तो उसको अब लेबर को इसके बदले में क्या मिलता है? उनको मिलता है इसके बदले में उनको अपनी वेज यानी कि सैलरी मिलती है। और पहले जो लैंड को क्या मिलता है? अपने काम के एवज में लैंड को मिलता है उसका रेंट। जो अब थर्ड जो बिंदु है एक किसी भी प्रोडक्शन को बनाने के लिए, वह है कैपिटल किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के बनाने के लिए जरूरी है, तो उसको मिलता है इसके बदले में, कैपिटल को मिलता है इसके बदले में उसका इंटरेस्ट। और फिर उसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप है, एंटरप्रेन्योर है जो उन चीजों पर मार्केट में लेकर के आते हैं, उस प्रोडक्ट को वो सप्लाई करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ताकि लोग उपभोग कर सके, तो उसको उनके बदले में मिलता है, उनको इसका एंटरप्रेन्योर को मिलता है इसके बदले में उनको प्रॉफिट। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज सरकार को देख करके बनाती है। पूरे देश की जो इश्यूज होते हैं वह मैक्रो इकोनॉमिक के पॉलिसी के माध्यम से बनाए जाते हैं, और जो माइक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसी बनाई जाती है वह देश की मार्केट्स की, लोगों की डिमांड के अनुसार फैसले किए जाते हैं ताकि सप्लाई भी उसी सप्लाई और डिमांड का जो बिहेवियर है उसको देखते हुए मार्केट को डेवलप करना, लोगों की जरूरतों के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सरकार बहुत और दूसरे फैसले कर सकती है, सुविधाएं दे सकती है। तो यह एक मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत आता है। अब माइक्रो एंड मैक्रो बैलेंस बनाने के लिए सरकार, देखिए जब बात हम करते हैं बैलेंस की, बैलेंस कहें तो सरकार जब देख रही है किसी भी अर्थव्यवस्था में कि जो नेशनल लेवल पर जो इश्यूज हैं लोगों के, वह इश्यूज अगर सरकार जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको मुहैया कराने के बाद, जब सरकार मार्केट्स की जो सुविधाएं हैं
मार्केट की जो एक्टिविटीज हैं, मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई जो शक्तियां हैं, उनका बैलेंस बनाने के लिए सरकार हमेशा दोनों सेक्टर्स को बहुत माइन्यूटली इसको देखती है, तैयार करती है। जी, अभी नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिएगा, द डिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, समष्टि संतुलन आर्थिक नीतियों का विवरणात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो पॉलिसीज बनाई जाती है, लोगों की आवश्यकताएं जो होती हैं उनके अंदर, उनकी जीवन में स्तर में इजाफा होता है, उनका विकास होता है। द डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज सरकार की बेहतर हो तो लोगों को विकास की ओर ले जाती है, अगर फैसले अच्छे नहीं हुए तो लोगों को उस पर प्रभाव डालती है, उनके जीवन स्तर को और निम्न स्तर पर लेके जा सकती है। अगर डिसीजन अच्छे नहीं है किसी देश के, हमारे देश में जिस तरह से हम देख रहे हैं भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था वह बहुत तेजी से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है, विकास बहुत तेजी से जिस तरह हो रहा है, चल रहा है, तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, द इम्पैक्ट, उसका जो असर है वह बड़ा पॉजिटिव है। अभी हम एक एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ देश दुनिया के, जैसे हम अफ्रीका की बात करते हैं जो बहुत अनडेवलप्ड है, उनके पास रिसोर्सेस होते हुए भी टेक्नोलॉजी और कैपिटल की अधिकता नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड कैपिटल, they do not go in a good position, into developed position, में उनका विकास का बहुत अधिक रुकावट होता है। तो यह सरकार की नीतियों पर, सरकार के फैसलों पर, अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार जो अर्थशास्त्री है, डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए जिससे देश के अर्थव्यवस्था में लोगों का जीवन स्तर सुधरे और उनके स्तर में और इंस्टीट्यूशंस में और क्वालिटी आए और मोर मैकेनाइज्ड अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ फैसले लिए जाए, ताकि लोगों का ना सिर्फ विकास हो बल्कि देश की वृद्धि, ग्रोथ भी आगे बढ़ती नजर आए। इंक्लूजन, देखिएगा इसके साथ इंक्लूजन, डेफिनेशन, रेलेवेंस, टाइप्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिसेंट इनिशिएटिव्स। अभी अगर हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, बहुत ही अच्छा देखिए क्वेश्चन निकल के आया है। अभी आप देखिएगा कि इंक्लूजन ऑफ डेफिनेशन, यानी कि इसकी डेफिनेशन से ये निकल के आया है कि सरकार को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, लोगों की स्किल को बढ़ाते हुए, लोगों के उनके जीवन स्तर की और सुविधाएं देते हुए, और एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, और साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया जाए। सरकार को सब्सिडीज देने से वह उसके इम्पैक्ट करती है लोगों के जीवन स्तर को। उसकी डेफिनेशन यानी कि हमने जैसा भी बता रहे हैं, उसका रिलीवेंस, उसके टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिसेंट इनिशिएटिव्स। सरकार ने, जैसे अभी हम बात करते हैं कि सरकार ने कुछ बहुत अच्छे फैसले किए हैं, जैसे कि हम जानते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक ऐसा व्यापक औद्योगिक नीति है जिसके माध्यम से देश भर में औद्योगिक सेक्टर में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से ऊपर आकर के 4थे पायदान पर चल रही है, और हमें उम्मीद है कि आगे और ऊंचे पायदान पर जाने की संभावनाएं रखी हुई है। तो इसका जो इनिशिएटिव्स है, सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सरकार ने लोगों के लिए इनिशिएटिव्स लिया है। मनरेगा के तहत जो काफी समय से चल रहा है, उसमें लोगों का, उसमें काफी कोशिश की गई है। लोगों को नए नए बैंकिंग सिस्टम के साथ अपडेट किया जा रहा है, डिजिटल सिस्टम को लाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इनोवेशंस के साथ लोगों को अवेयर किया जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर को में ये बजट बढ़ाया जा रहा है। हेल्थ
सेक्टर में बहुत तेजी से बदलाव आया है। तो इस तरह के जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया चमक पैदा की है और विकास की संभावना को और उजागर किया है, जिससे देश की वृद्धि आगे बढ़ रही है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फिस्कल पॉलिसी। देखिएगा फिस्कल पॉलिसी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल पॉलिसी, इसकी डेफिनेशन, कंपोनेंट एंड रिसीट्स, रेवेन्यू, कैपिटल, अकाउंट्स, टैक्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, बजट, ये सब क्या है इस पर देखिएगा। इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो राजकोषीय नीति, इसकी परिभाषा, घटक प्राप्तियां, राजस्व और पूंजी खाता, कर, राजस्व, व्यय, बजट, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति। चलिए अब बात करते हैं, आपको बताते हैं कि ये फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू दोस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू विच गवर्नमेंट takes action in terms of taxation, expenditure, borrowings and debt management। यानी कि सरकार की वह आर्थिक गतिविधियां जो टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स और डेट मैनेजमेंट करती है एक अर्थव्यवस्था में, ताकि सरकार फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से एक डिजायरेबल, जो पॉजिटिव निर्णय है, जो एक्शन है, वह लिए जा सके देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए। अब वह कौन से फिस्कल पॉलिसी, ये तो अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके अंदर तीन मेजर चार चीजें निकल के आती हैं बेसिकली, कि सरकार अर्थव्यवस्था में टैक्स लगाती है। टैक्स क्यों लगाती है सरकार? क्योंकि सरकार एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार को भी कैपिटल मनी चाहिए, ताकि लोगों पर के वेलफेयर पर, स्कीम्स पर पैसा लगाया जा सके और इसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट भी की जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, देश के सोशल स्ट्रक्चर पर, ताकि देश फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, इसके बाद सरकार खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है देश की अर्थव्यवस्था पे, इस पे अनुमान, और उसके बाद इसके जो कंपोनेंट है इस पर भी हम बात करते हैं। यानी कि फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से हमें पता चला कि सरकार टैक्सेशन लगाती है, एक्सपेंडिचर करती है और देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए उधार भी लेती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि डोमेस्टिक सोर्सेस से भी पैसा सरकार लेती है और एक्सटर्नल सेक्टर से भी लेती है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था एक स्थिरता में आ सके। द पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी कुड बी स्टेबल इन टर्म्स ऑफ फॉर देयर वेलफेयर, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। इस प्रकार हमने देखा कि सरकार जो इसके फैसले करती है, इसके कंपोनेंट, इसके मेजर कंपोनेंट्स, देखिए अभी हम आपको स्क्रीन पर जो है मैं इसके बारे में बता रहा हूं। मैं आपको जो आने वाली वीडियोस होंगी, जो आगे आने वाली मेरी क्लासेस होंगी, उस पर हम डिटेल से इन पर चर्चा करेंगे, ताकि आपको डिटेल में एक अर्थव्यवस्था के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो एक बड़ा मेजर सब्जेक्ट सिलेबस है ईपीएफओ के अंदर, यह है, और डिटेल में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, ताकि आने वाली क्लासेस में मैं आपको बेहतर तरह से बता पाऊं। अभी हम बात कर रहे थे फिस्कल पॉलिसी की, डेफिनेशन हमने बताया, इसके कंपोनेंट, यानी कि इसके कंपोनेंट क्या, फिस्कल पॉलिसी के तहत कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिसीट्स, रेवेन्यू क्या है, देखिएगा फिस्कल पॉलिसी जो है, सरकार के एक तरफ रिसीट्स होती है, प्राप्तियां होती हैं, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय होते हैं। सरकार की जो रिसीट्स होती है, सरकार जो रिसीट्स आती है और जो व्यय करती है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो फिस्कल पॉलिसी जो कार्यान्वित की जाती है, जो इंप्लीमेंट की जाती है, वह बजट के माध्यम से की जाती है। जी, फिस्कल पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू बजट अनाउंसमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि बजट की जो अनाउंस, हम जानते हैं कि बजट एक
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि इसके अंतर्गत आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है कि एक देश में आने वाले समय में बजट के माध्यम से जो ये बजट की अनाउंसमेंट्स होती है, ये फिस्कल पॉलिसी के कारण, यानी कि फिस्कल पॉलिसी की जो टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, बोरिंग्स एंड डेट मैनेजमेंट किया जाता है एक अर्थव्यवस्था में, उसको अनाउंस, जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका जो कार्यान्वयन किया जाता है वह बजट के माध्यम से किया जाता है। अब चलते हैं हम इसको रिसीट्स, रेवेन्यू। हमने अभी बात करी कि रिसीट्स क्या है, तो जो रिसीट्स है, जो रेवेन्यू है, सरकार को किस प्रकार की रिसीट्स होती हैं? टैक्स के रूप में। टैक्स हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम समझते हैं कि रेवेन्यू, जो रिसीट्स है उनकी जो रेवेन्यू है, ये टैक्स के रूप में जो प्राप्तियां होती है। टैक्स क्या है? टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है सरकार को, जो देना होता है, जो इसकी जद में आते हैं। यानी कि टैक्स इज अ मैंडेटरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, दोज हु कम्स अंडर टैक्स, यानी कि दे आर द टैक्स पेयर्स। तो इसके बदले में सरकार कोई प्रॉमिस नहीं करती कि उनको पैसा रिफंड किया जाएगा। ये हमने कहा प्रॉमिस नहीं करती सरकार। तो टैक्स इस तरह का टैक्स की देनदारी बनती है। अब टैक्स के अंदर जैसा कि हमने कहा भी आपको कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, रेवेन्यू। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो सैलरी होती है एम्प्लॉइज की, वह डायरेक्ट टैक्स होता है, जिसको हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। कॉरपोरेट टैक्स होता है और कैपिटल गेन्स टैक्स होता है। इसी प्रकार के ये डायरेक्ट टैक्स हैं जो सीधा लोगों पर जो इम्पैक्ट होता है उसी को सहन करना होता है। यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो लगाया जाता है जिस व्यक्ति पर, उसी को वहन करना होता है, उसी को टैक्स देना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो पड़ता है एक व्यक्ति पर, लेकिन उसको वहन करता है दूसरा। जीएसटी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जीएसटी यानी कि एक मैन्युफैक्चरर, जो दुकानदार, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाता है अपने इस्तेमाल के लिए, तो उस पर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है। तो दुकानदार वह टैक्स नहीं देता टैक्स इंस्टीट्यूशन को, वह टैक्स उस प्रोडक्ट का दिया जाता है कंज्यूमर द्वारा। जो शॉपकीपर है या जो मीडिएटर है, वह टैक्स इनपुट क्रेडिट के नाम से सरकार से रिफंड डालता है, उस पर रिक्वेस्ट करता है, जबकि एंड कंज्यूमर को उस पर कोई लाभ नहीं मिलता, उसको कोई रिफंड नहीं मिलता। तो वह इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तब ये रेवेन्यू की बात करी। अब हमने देखा कि रिसीट्स के अंदर ना सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स आती है, बल्कि कैपिटल रिसीट्स भी होती है दूसरी साइड में। यानी कि सरकार की जो आय होती है, हमने कहा टैक्स के रूप में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। अब सरकार की कैपिटल रेवेन्यू भी होती है, आई एम सॉरी, रेवेन्यू कैपिटल भी होती है। रेवेन्यू कैपिटल क्या है? पूंजीगत आय सरकार की। वह किस रूप में होती है? इसका एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं कि पूंजीगत आय, सरकार को फीस मिलती है, सरकार को फाइन्स जो लगा रखे हैं वह मिलते हैं, सरकार इंटरनल और एक्सटर्नल उधार लेती है अर्थव्यवस्था को साधने के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। कैपिटल गेन्स, तो कैपिटल तो आती है सरकार के पास, पैसा तो आ रहा है, लेकिन सरकार की साथ साथ देनदारियां भी बढ़ जाती हैं आने वाले समय। तो कैपिटल रेवेन्यू के रूप में जो सरकार की आय होती है, वह देश को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है। जो सरकार जो लोन पर जो पेमेंट वापस आती है सरकार को, जो एरियर्स होते हैं, बकाया होते हैं, वो वापस आते हैं, फीस आती है, पेनल्टीज आती हैं, ये फाइन्स आते हैं, और साथ साथ सरकार उधार भी लेती है, जिससे सरकार की देनदारियां फ्यूचर में बढ़ जाती है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में वह पैसा
वह वेलफेयर स्कीम सब्सिडीज के माध्यम से लगाया जाता है। जी, अभी हम बात करते हैं अकाउंट। हमने टैक्स रेवेन्यू की बात कर ली है, हमने अकाउंट क्या है, और अभी हम बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि रिसीट साइड में, अभी हम इसको समराइज करते हैं। रिसीट साइड में रेवेन्यू होते हैं। क्या कौन से रेवेन्यू होते हैं? रिसीट्स रेवेन्यू। जी, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। कितने रिसीट्स हैं सरकार के पास जो प्राप्तियां हैं? कौन सी रिसीट्स हैं? रेवेन्यू रिसीट्स जो टैक्स के रूप में मिलती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और कैपिटल रिसीट्स जो अभी हमने बताया कि सरकार अर्थव्यवस्था से और दूसरी जगहों से लेती है। तो यह रिसीट्स है सरकार के। अभी हम दूसरी साइड एक्सपेंडिचर की बात करें सरकार की, क्योंकि अभी हम, यह क्लास फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं आपको डिटेल में ये सारी चीजें अगली क्लासेस में बताऊंगा। तो अभी आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, एक आइडिया आपको दिया जा रहा है कि अभी अकाउंट, अभी हम एक्सपेंडिचर साइड की जब बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर भी देखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले होता है रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है दोनों। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार के वह खर्चे जो सैलरी के रूप में दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को। सरकार सरकारी काम करती है, बहुत सारे जिम्मेदारियां सरकार की होती हैं। सरकार क्या करती है? अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देती है, वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वह नहीं बढ़ती हैं और ना ही एसेट्स बढ़ते अर्थव्यवस्था के। सरकार सैलरी देती है, सरकार इसके अंतर्गत जो है रेवेन्यू जो आता है सरकार को, इसमें जो खर्चे किए जाते हैं लोगों की सब्सिडीज देने के लिए और इसी तरह के और भी जो एक्सपेंडिचर होते हैं वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं जैसे रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक देश के लिए। इससे सरकार की जिम्मेदारियां कम होती हैं लेकिन कैपिटल एसेट्स बढ़ती हैं। तो यह कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इस प्रकार अभी हमने बजट के बारे में हम जानते हैं क्या है कि बजट जो है एक आर्टिकल 112 के तहत यानी को एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो सरकार हर वर्ष, हर एक वित्त वर्ष में पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा। इसके अंतर्गत अनुमान लगाया जाता है कि देश के कौन कौन से सेक्टर्स में किस तरह का रिसीट्स आएंगी, रेवेन्यू आएगा और किस प्रकार इस पर डिफरेंट मदों पर, डिफरेंट आइटम्स पे, डिफरेंट सेक्टर्स पे इसको एक्सपेंडिचर खर्च किया जाएगा। बजट यह बताता है। बजट के बारे में और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें कि बजट शब्द जो आया है यह एक फ्रेंच वर्ड है। जी, फ्रेंच वर्ड है। यह एक पहली बार ये कब इस्तेमाल हुआ इसको हम आपको बता देते हैं कि फ्रेंच वर्ड जो बौगेटी के नाम से जाना जाता है, BOUGETTE, बौगेटी, जो 1733 में पहली बार इसको बजट शब्द को इस्तेमाल किया इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने, जब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस बजट को इस एक्चुअली क्या है ये बजट एक ऐसा जो नाम है बौगेटी मीन्स चमड़े का छोटा एक थैला। चमड़े का जो थैला है वह अपने साथ जब बजट में प्रधानमंत्री इंग्लैंड को 1733 में पार्लियामेंट में जब उन्होंने पेश किया तो उसको बजट अनाउंसमेंट का नाम दिया गया। तब से यह शब्द बजट तब से चलन में है। बजट जब पहले प्रधानमंत्री थे जो इंग्लैंड के, तब से ये बजट में ये बजट शब्द तब से चलन में है। अभी देखिए नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन एंड देन बैलेंस ऑफ पेमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। ज्यादातर देखिए जो सवाल आते हैं इन सभी टॉपिक से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी जो इस्तेमाल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, वह किसी भी
देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई जाती है। जब हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी हर 3 महीने के अंदर एक कमेटी का फैसले, निर्णय आते हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कस्टोडियन है मनी का, वह ये मेक श्योर करता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी करेंसी सप्लाई की जाए। इस करेंसी सप्लाई करने के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ टूल्स इस्तेमाल करता है, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं, जिसको हम CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, जिसको हम SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। रेपो रेट क्या है हम सभी जानते हैं, इसको हम डिटेल में बात करेंगे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक्स को पैसा शॉर्ट टर्म के लिए उधार देता है, वह रेपो रेट कहलाता है। और CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ये हम आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? वह मिनिमम अमाउंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया जाता है कमर्शियल बैंकों के लिए। तो कमर्शियल बैंकों को वह मिनिमम अमाउंट जो उसकी कुल जमा है, जो NDTL के नाम से जमा, यानी कि नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चर्चा में करेंगे क्लास में। NDTL का जो टोटल जमा है, जो ग्राहकों द्वारा बैंकों को, कमर्शियल बैंक को जमा होती है, उसका जो अनाउंसमेंट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। मान लीजिए अभी हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस की है, वह 3% पे है। अभी पिछले दिनों 6 जून 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 100 बेसिस पॉइंट कम किया है, और वह 4 चरणों में 4 फेजेस के अंदर अप्लाई होंगे, और वह सितंबर से लेकर नवंबर 2025 के बीच में लागू होने हैं। हर एक चरण में 25 बेसिस पॉइंट कम होंगे, यानी कि 4% से अभी जो CRR है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वह 3% है। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ये वह रेशियो है जो कमर्शियल बैंकों को अनिवार्य रूप से अपने पास रखनी होती है। अनिवार्य रूप से CRR भी रखना होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है। तो अब बात हम कर रहे थे SLR की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। तो वह मिनिमम NDTL का, कमर्शियल बैंकों का जो कुल जमा है ग्राहकों द्वारा, उसका NDTL का जो मिनिमम परसेंटेज है, वह कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है RBI के निर्देश के अनुसार। जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है वह किस रूप में रखता है? कैश के रूप में, और सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स के रूप में, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, ताकि किसी भी इमरजेंसी को, एक्सीजेंसीज को कमर्शियल बैंक्स मीट कर सके। इन तीनों टूल से, रेपो रेट से, CRR से और SLR के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में कितनी मनी जानी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, इन तीनों टूल्स के माध्यम से कंट्रोल करता है। और मनी सप्लाई से अभिप्राय है, अगर ज्यादा मनी होगा अर्थव्यवस्था में, कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा देंगे लोगों को, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, और ज्यादा डिमांड जब करेंगे तो वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस प्रकार मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन पे, यानी कि महंगाई पर कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग। हर देश अब अपने रिसोर्सेज के अलावा दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, व्यापार करता है। न सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार करता है एक देश दूसरे देश के साथ, दुनिया के सभी अर्थव्यवस्थाएं, all economies are nowadays open economies rather except एक या दो, जैसा कि अभी हमने देखा रिकॉर्ड के अंदर, तो नॉर्थ कोरिया एक जो क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से के सामने आता है, वह दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करता,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दुनिया के ज्यादातर इकोनॉमीज यानी कि अर्थव्यवस्थाएं एक देश के साथ दूसरे देशों के साथ बॉर्डर पार ट्रेड का व्यापार करती है और फाइनेंशियल एसेट्स में व्यापार करती है। यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में कितनी होनी चाहिए, एफडीआई के रूप में हमारा कितना होना चाहिए, एफआईआई के रूप में, सो मनी, ये आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस प्रकार जो ट्रेड किया जाता है एक देश का दूसरे देश के साथ, उसकी जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वह हर देश के जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वह बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानी जाती है। हम यह सभी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत डिटेल में हम अगली क्लासेस में इस पर बात करेंगे। और मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि यह जितने भी टॉपिक है ना सिर्फ हमको अपनी रैंकिंग लाने में, हमको सफलता पाने में, अपने सब्जेक्ट को और बेहतर करने के अलावा हमको यह इंटरव्यूज में भी, इंटरव्यू के अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट में भी बहुत अधिक यानी को काम आता है। जैसे कि अभी इंडस्ट्रियल लॉ भी आपके सामने आएगा, अभी लेबर लॉ भी आएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत सारे सब्जेक्ट आपको बताए जाएंगे। तो हमने देखा अभी हम इसको समराइज करते हैं सारा। तो हमने देखा, मैं हिंदी में ही बोल रहा था, हालांकि हिंदी के जो हमारे पास ये है राइटिंग है हमारे साथ लिखी हुई है, ज़्यादातर हमने हिंदी में ही आपको बोला है। तो हमने देखा कि किस तरह से इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट हमने कवर किया वह किस प्रकार हमें बेहतर करने के लिए उत्सुक कर सकता है और बेहतर हम कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं, देखिए अभी मैं एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चूंकि हमने बात की कि परीक्षा आइडिया जिस तरह से अपने ईपीएफओ के जो पद निकले हैं इनका जिस तरह से मैनेजमेंट किया है, जिस तरह से अपने आप को डेजिग्नेट किया है सिलेबस के साथ, जिस तरह से एक प्रोग्राम पिछले गत वर्षों से लगातार परीक्षा आइडियाज को करता चला आ रहा है, तो परीक्षा आइडिया ने यह इस बात को भी देखा कि पिछले गत वर्षों में इसका इन सिलेबस का जो डिफरेंट सिलेबस है वह उनका कितना वेटेज है सिलेक्शन प्रोसीजर में, रैंकिंग लाने में। तो हम देखते हैं, यहां देखिएगा जो टॉपिक वाइज हमने निकाल के दिया है आपको, यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो पद निकाले गए हैं उसमें टॉपिक वाइज किस प्रकार कितने क्वेश्चंस आए हैं यह हमको समझना है। देखिएगा, टॉपिक अगर हम बात करते हैं, पहला हमने टॉपिक लिया, देखिए हमने पहले टॉपिक लिया, देखिए क्वांट एंड रीजनिंग। इसका जो हायरार्की है ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं, थोड़ा सा जो भी आपको जो टॉपिक दिए गए हैं उसको आप समझने की समझे। क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग, इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत ही और अनुभवी फैकल्टी मेंबर हैं जो आपको इससे अवगत कराएंगे और आपकी इसमें एक एक्सपर्टीज हासिल करने के काफ़ी कोशिश करते हैं। इंग्लिश का जो जनरल इंग्लिश है वह भी इसके अंतर्गत आता है, बहुत अधिक नहीं आता इसके अंदर, लेकिन जनरल इंग्लिश में आपको वोकेबलरी, उसके सिंटैक्स, उसकी जो बोलचाल की भाषा है और उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, तो बेसिक चीजें जनरल इंग्लिश के नाम से इंग्लिश सब्जेक्ट में आती है। हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ वर्षों में, क्या वेटेज है। हालांकि यह वेटेज वैरी करता है हर साल, हर बार जब भी वैकेंसी निकलती है आसपास रहता है। तो इस टेबल के अनुसार हमारा क्वांटिटेटिव में रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वह है 15, यानी कि 15 क्वेश्चंस आए हैं लगभग एवरेज। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट
इंग्लिश जो हमने कहा कि जनरल इंग्लिश के नाम से, ये जनरल इंग्लिश, इसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है, ये वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, पर जैसा कि अभी हमने ट्रेंड निकाला है, जिस तरह का ट्रेंड निकल के आया, तो उसके साथ हमने देखा है कि इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस इसमें अभी तक आए गए हैं। और नेक्स्ट अकाउंटेंसी, देखिएगा अकाउंटेंसी, ये हमने कर लिया। अकाउंटेंसी के लगभग 10 क्वेश्चंस बनाए गए हैं अभी तक, और इन 10 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास पूरी फैकल्टी है, पूरे एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, पढ़ाने वाले डिफरेंट डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो आपको हर चीज के लिए अवगत कराएंगे, बताएंगे। तो नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, most of the time industrial relations and labor laws should be knowing means आपका जो एक वेटेज है पढ़ने का, जो इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के साथ जो समझ आपकी बढ़ेगी, वह की रैंकिंग को और आगे बढ़ाएगी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस के अंदर हमने देखा कि जो वेटेज है वह लगभग 15 क्वेश्चंस का, 15 क्वेश्चंस का आया है, ये वेटेज है इसका। और जो नेक्स्ट वेटेज, नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो अभी तक जो क्वेश्चंस बने हैं, 11 बने हैं, ये हमने ट्रेंड एनालिसिस करके निकाला है अभी तक। और सोशल सिक्योरिटी, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी के 8 बने हैं। सोशल सिक्योरिटी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को की सोशल सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ डिजिटल थ्रेट्स, इन टर्म्स ऑफ artificial impact on life, and in terms of education, in terms of health, so many things are involved. So यह सोशल सिक्योरिटी में अभी तक जो है 8 क्वेश्चंस बने हैं, जो एनालिसिस हमने किया है। इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 5 क्वेश्चंस आए हैं। और इसके बाद है जनरल साइंस से लगभग 10 क्वेश्चंस बने हैं अभी। और हिस्ट्री एंड कल्चर से जो क्वेश्चंस बने हैं वह लगभग 10 क्वेश्चंस बने हैं। और लगभग करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस बने हैं, लगभग 8 क्वेश्चंस बने हैं, यानी कि 8 बने हैं। और इंडियन इकोनॉमी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके लगभग 8 क्वेश्चंस निकल के आए हैं। तो इंडियन ये क्वेश्चंस जो निकल के आ रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, डिफरेंट सब्जेक्ट के, डिफरेंट मॉड्यूल्स के, वह हमने रिसर्च करके निकाले हैं। और इसके अलावा ये हर साल जब भी ये यूपीएससी के माध्यम से जो कंडक्ट किया जाता है, ये वैरी करते हैं, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यह आसपास ही नजर आते हैं, इस तरह के जो ट्रेंड हमें देखने में आया। तो अभी हमने आपको, देखिए कुछ बिंदुओं पे हमने बात की। तो जैसे हमने बताया आपको कि शुरू में हम आपको ले आते हैं कि देखिएगा परीक्षा आइडिया, यानी कि हमने शुरुआत की परीक्षा आइडिया के उस प्लेटफॉर्म से जहां पर हम एक बेहतर अपना रिजल्ट दे पाए हैं विगत वर्षों में, और आने वाले वर्षों में भी हमारी पूरी टीम कार्यरत है, डेडिकेटेड है। और हम इस 2025 की जो वैकेंसीज निकली हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर की, कमिश्नर की, उनके 15 अगस्त के मौके पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसके लिए आप इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं परीक्षा आइडिया के। और यह 3.5 मंथ का कोर्स है, हम दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं, लगभग 3.5 महीने का ये बैच है। और इसके अंतर्गत मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी आपको, और मेंटरशिप होगी 1-on-1। तो आपसे अभी मैं विदा लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा, जो कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं इकोनॉमी का